हाँ, तो हम बात कर रहे थे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का। तो हमने देखा था कि जब भी अनबैलेंस इक्वेशन होती है, अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसके रिएक्टेंट साइड में एटम के नंबर क्या हैं, अलग हैं, और प्रोडक्ट साइड में एटम के नंबर अलग हैं सेम एलिमेंट का। तो जब ऐसा डिफरेंस आता है तो हम उन्हें कौन सी इक्वेशन कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम उन्हें क्या करना चाहते हैं, बैलेंस। तो हमने एक प्रोसेस देखा था, तो हमने बैलेंस करने की कोशिश की थी और हमने उसको बैलेंस किया था। अब सपोज अब आप एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैं आपको अब यहाँ केमिस्ट्री में हजारों इक्वेशन आएगी, आपको ना ये टॉपिक अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा तो आप, अगर मैं अनबैलेंस फॉर्म में लिखूं तो आप घर जाके उसको बैलेंस में कन्वर्ट कर लो। तो आप मतलब जब तक एक चैप्टर दूसरे चैप्टर तक आएंगे ना तो आप बैलेंस ऑटोमेटिकली ही सीख जाओगे, बहुत ईजी है। जैसे सपोज अपन ने अभी तक कौन कौन सी इक्वेशन यूज की, जैसे एक की थी H2 + O2 क्या हो जाता है, H2O। तो अब देखो किसमें इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और क्या कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1। तो अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस। ये देखो आदित्य कैसे, इसके नीचे कितने एटम है 2, तो रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, तो कितने हो गए 2, ऑक्सीजन में कितने हैं 2, तो 2, और O के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। हमें क्या करना है कि दोनों साइड ही बराबर हो। अब बराबर के लिए हम क्या करेंगे, मैं करता हूं, अब मेरे को ऑब्वियस सी बात है इसको करना है चेंज, तो इसको बराबर करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट साइड में 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे आ जाएगा 2, तो अब ये कितना हो गया 2 × 2 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। चलो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये 4 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, 4 तो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, हो गई बैलेंस, काम खत्म। इस तरह से आप जो भी इक्वेशन दिखती जाए आप उसे क्या करते रहोगे, बैलेंस। जो भी मैं इक्वेशन लिखूं, अगर मैं बैलेंस फॉर्म में लिख दूं तो अच्छी बात है, और नहीं लिखूं तो आप खुद बैलेंस उसे घर पे जाके पेंसिल से कर लेना। समझ गए ना, तो ऐसे बैलेंस करना है। आप 2-4 करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, कौन सा बोलो, देखो मैं आपको ना ये वाला जो बैलेंस इक्वेशन है, देखो इसके अंदर अभी जैसे ये कुछ एग्जांपल हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्म में लिखे हैं, ये तो हो जाएंगे इजीली। इसके अंदर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अभी आपको शायद सारों के फॉर्मूला नहीं पता होंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते क्या है। तो ये अपन जैसे जैसे ये जो इक्वेशन है ये अपनी आती जाएंगी, अभी इनकी इक्वेशंस है, तो मैं मतलब ये ऑलरेडी इक्वेशन है, तो मैं उनको नहीं सॉल्व करूंगा जो ऑलरेडी आने वाली है, उनको करता हूँ जो नहीं आने वाली। चलो मैं एक बार के लिए NaOH वाली ये नहीं है, इसको करता हूँ। बी हो गई थी वैसे, बी भी नहीं हुई, चलो मैं बी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो आगे इक्वेशन है एक डबल डिस्प्लेसमेंट में, बी कर देता हूँ। बी नहीं दिखती मेरे को, NaOH प्लस, वो तो कोई सी भी कर लो एक ही बात है, H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O ना, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट लिख लो। वैसे ना ये सब ना ये तरीका वैसे आप देख के भी कर सकते हो, आप खुद मल्टीप्लाई करके देखो, ये तो एक तरीका है बस, है ना, आपको समझाने के लिए। Na है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, सल्फर, और कुछ है यहाँ रिएक्टेंट साइड, यहाँ प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में Na कितना है 1, इधर 2, हाइड्रोजन 1 2 मतलब 3, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन 1 5, इधर कितना है 5, सही है। सल्फर कितना है 1 1, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है। तो अब सबसे पहले इधर देखो कि हम क्या नोटिस करते थे, जो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा तो ऑलरेडी यहां क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब उसके बाद कौन सा टर्म आया, ये वाला, है ना। अब ये वाला टर्म हमको देखना है रिएक्टेंट साइड में कि कहां पे है। एक मतलब इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना। और इधर देखा तो ओनली एक साइड में है। तो अब मेरे को बताओ कि मैं किसको मैनेज करूं कि मेरा काम बन जाए। अब आपको देखना है, सबसे पहले देखते हैं, पहले एक हिट एंड ट्रायल होता है एक तरीके से। मैं इसको 2 करता हूं क्योंकि मेरे को इसको भी 2 करना है। एक मेरे दिमाग में लास्ट एंड में चल रहा है कि यार मेरे को इसको भी बराबर करना है क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 देखा तो मैंने इसको 2 किया। तो अब ये कितना हो गया, ये 2 हो गया,
ये 2 हो गया, चलो ये बराबर हो गया है ना। हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे कितना है 2, तो उसको 4 करना है, कोई बड़ी टास्क थोड़ी है, हो गया। तो 2 2 4, तो इसका किस्सा खत्म, इसका किस्सा खत्म और इसका किस्सा खत्म। अब इधर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4 6, कितना हुआ 6, 4 और 2 6, इसका किस्सा भी खत्म। S 1 हेलो हो ही गया, काम खत्म हो गया ना। बस आपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, एक दो बार गलत भी हो सकता है, तो आप 2-4 करोगे ऑटोमेटिकली आना। तो ये एक तरीका है, समझ गए, समझ गए श्योर। तो इस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है ना। अब कर लोगे ना, और आप जितने ट्राई कर सकते हो करते रहो, और आगे मैं और भी बता दूंगा। तो ये है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आदित्य समझ में आया क्या करा था, क्या बैलेंस करना चाह रहे थे हम, एटम्स को बराबर करना चाह रहे थे, है ना। तो एक तरीके से मिक्स मैथ का कॉन्सेप्ट है कि आपको मैनेज करनी है चीज़ों को, ठीक है। चलो अब बात आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए, आदित्य नहीं, इंक ले आते, रेड। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा है ना। पहली हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थैंक यू। अब देखो हम चलते हैं, लिख लिया सभी ने। अब ध्यान से सुनो, 5 से 7 मिनट सुनने की कोशिश करो। बात करते हैं हम, अब एक एक करके एक एक टाइप्स को हम क्लियर करते जाएंगे। तो एक टाइप दूसरे पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, कुछ इसके अंदर रिएक्शंस आती जाएंगी, उनको भी हम करते जाएंगे। तो आपसे ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के इसमें। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कैसे, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक इनडायरेक्ट, आपको एक इक्वेशन दी गई, आपसे पूछा गई किस टाइप की इक्वेशन, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखो कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का मिलना या फिर किसी भी चीज़ का मिलना, उसे हम बोलते हैं कंबाइन होना। तो कंबाइन टर्म से आया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या सिंगल का होता है, नहीं होता, कभी भी 2 जनों या 2 से ज़्यादा का क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होना। तो हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। सपोज एक कंपाउंड है ए, केमिकल कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड है बी, दोनों कंबाइन हुए, फिर उन्होंने एक नया ही कंपोनेंट बना लिया, क्या बना लिया, ए बी। तो इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब बात आ गई कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे जो कंपाउंड, कितने कंपाउंड ले रहे हैं, यूजुअली अपन 2 ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन जनरल। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, सिंगल। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करोगे भाई, रिएक्टेंट साइड में ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली उससे कम रहेंगे, सिंगल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज दी साइन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो बाद में करना ना, सुन लो, लिखने का काम बाद में करना। अब देखो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही ईजी। हम लोग मैग्नीशियम जानते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैंने इसको क्या किया, जलाया। जैसे मैंने आपको पिछला एक एग्जांपल बताया था, जब केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, तो हमने क्या जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, और जलाने से पहले हमने उसको क्या किया था, क्लीन किया था। क्यों क्लीन किया था दीक्षित, किसकी लेयर,
कार्बनेट की लेयर, ऑक्सीडेशन है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। कार्बनेट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नोट्स लिख लिए, ये नोट्स आपको हजारों जगह मिल जाएंगे, है ना, बहुत जगह है। आप 1 घंटा दे रहे हो तो अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरा मेरे पे रखो, है ना। तो कार्बनेट की लेयर को हटाते थे तो वहां भी हमने कौन सा मेटल यूज किया था, मैग्नीशियम, ठीक है। हम इसको बर्न करते हैं तो बर्निंग के लिए किस चीज की एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, वेरी गुड। तो बर्निंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो, और इस जनरल फॉर्म से इसको रिलेट करो, यहां पे एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, दोनों मिलके एक अलग ही कंपाउंड बना ले जिसका नाम हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम जानते हैं हर, जैसे कार्बन की मैं बात करूं तो हर बॉडी के अंदर, हर प्लास्टिक कुछ भी, वो 90 या 60-70% किससे बनी होती है, मिलके कार्बन से। जैसे मान लो इसकी मैं बात करूं तो इसमें कार्बन है ना, हर चीज में कार्बन है। तो कार्बन को हम जब जलाते हैं, एक पॉलीथीन होती है वो कार्बन होती है ना, तो जब कार्बन जलता है, पॉलीथीन जलती है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, आपको इतना ध्यान रखना है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलाना मतलब किसके साथ रिएक्ट होना, ऑक्सीजन के साथ, और जो ये कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा, CO2 गैस। तो इसने एक कंपाउंड ये मिला, दूसरा ये मिला, तो इसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां तक बात हो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आ जाते हैं हमारी, जो हम गाँवों में, आपको मैंने बोला था क्या करते हैं अपन, व्हाइट वॉश करते हैं, पुताई करते हैं, तो वहाँ पे अपन ये बिल्ला पुट्टी वगैरह कभी यूज़ करते हैं। आजकल तो सब लोग करने लगे, पहले की मैं बात करता हूँ, आजकल तो करते हैं लेकिन आजकल लोगों गाँव में अभी भी वही करते हैं ना, क्योंकि सस्ता है। तो क्या करते हैं, चूना पत्थर लेके आते हैं, चूना जिसे हम चूना बोलते हैं, और चूने को क्या करते हैं, उसको पुताई के लिए पानी की टंकी में डालते हैं। तो वो लेके क्या आते हैं, क्विक लाइम। जो चूना पत्थर होता है ना उसे बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, और जनरल नेम क्विक लाइम, ठीक है। ये इसको किस में डाला मैंने, वाटर में, मतलब किस में डाला, H2O में। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैंने बताया था यहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, क्या इवॉल्व होती है, गैस नहीं, हीट इवॉल्व होती है, मतलब रिलीज होती है, और जो ये कंपाउंड मिलके बनाता है। अब ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड है कैल्शियम। वाटर हमेशा टूटने की कोशिश करता है H+ और OH- में, तो यहाँ पे OH- दिख रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स ये जो OH- है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। कितना, 20। अब हाँ चलो, अब वो कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, बोर, सुनना ध्यान से। अब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी मैं यही लेने की कोशिश करता हूं, जिसे हम बोहर मॉडल ने, जो बोहर मॉडल था, और इसको कई बार हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 9th का टॉपिक है। ऑल्दो देखो, ये क्या कहता है कि अलग अलग सेल्स होंगे इस तरह से, ऐसे चलते रहेंगे, K, L, M, N, इस तरह से अपन मानते हैं कि मान लो 4 सेल है ना। अब देखो ये क्या कहता है कि इस सेल के अंदर ये जो आप एटॉमिक नंबर कहते हो, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये मिलके बनता है ना। तो इन जो ये जो एटम्स है, इनको हमें क्या करना होता है, इन सेल्स में अरेंज करना होता है। हर सेल की अपनी एक लिमिट, क्षमता होती है, औकात होती है कि उतना ही, ऐसा तो होता नहीं है कि हर सेल के अंदर एक सारे के सारे 1000 इलेक्ट्रॉन के 1000 आ जाएंगे, ऐसा तो कभी पॉसिबल होता नहीं। एक लिमिटेड होती है, एक फिक्स होता है। तो अब वो कैसे डिसाइड होता है, तो बोहर ने एक चीज कही कि वो डिसाइड होगा 2n² के फॉर्मूले से। तो वेयर, यहाँ n क्या है, ये जो n है ये बढ़ता है आपका, पहला सेल मतलब n की वैल्यू 1, दूसरा सेल मतलब n की वैल्यू 2, तीसरा सेल, ये छोटा n कर लेते हैं ना, फिर आपको डिफाइन करना। हाँ, यहाँ पे मैंने छोटा क्यों किया, क्योंकि बड़ा यहाँ पे यूज कर रहे थे ना। 1, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए इस तरह से बढ़ेगा। तो हम चेक करते हैं, तो K सेल में 2n², तो कितनी वैल्यू आई, 2। L सेल में 2² 4 × 2 8, M
2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 2 जा 18 और n 2 इंटू 16 इंटू 2 32। इट मीन्स कैसे काम चल रहा है 2 8 18 32। आपका मोस्टली इसी में सारा काम हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े एटॉमिक नंबर की हम उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी ना। देखो ना कितना हो गया, मैक्स करोगे 10 28 28 और 32 60 में काम हो जाएगा ना। इससे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट कोई एक दो ही करना है तो अपना इसी में काम हो जाएगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे होगा, पहले सेल दैट इज के में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं 2, सेकंड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, थर्ड में कितने आ सकते हैं 18 और लास्ट में कितने आ सकते हैं मतलब एन में 32 और सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। फिर अगला करना होगा तो आप क्या करोगे 5 स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 2 50, इस तरह से आगे चलता रहेगा। 6 स्क्वायर फिर 6 के बाद करते रहो जितना करना है आपको, अनलिमिटेड है। अब बात आती है और दूसरी बात उसने ये कही कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसके अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर वो क्या चाहेगा मैक्सिमम कितने हो 8 हो, है ना। कितने चाहता है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट की, और उसी सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। ये आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक रिवीजन दे दिया। तो उसी कॉन्सेप्ट से निकलती है हमारी वैलेंसी। अब देखो कैल्शियम कितने नंबर पे है 20, डिस्ट्रीब्यूट करें 2 8 10 और फिर कितना हुआ, फिर अगले में कितने आ सकते हैं 18 तो 10, और आउटर मोस्ट सेल में क्या बात कितने आ सकते हैं 8, तो इसे दो क्या करने पड़ेंगे लूज करने पड़ेंगे, मतलब डोनेट करने पड़े। डोनेट करते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है प्लस, और पहला एलिमेंट मैंने बताया भी था कि प्लस ही होता है यूजुअली। तो इसकी वैलेंसी कैल्शियम की कितनी होगी 2। तो ये जो कैल्शियम है इस OH से रिएक्ट करेगा और OH और H की दोनों की वैलेंसी 1 होती है और इसकी -1। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम अपनी वैलेंसी किसको देना चाहेगा OH2 को, तो OH को अपनी कितनी वैलेंसी देगा 2, तो इस पर वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2, और OH की कुछ नहीं मतलब 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो जो कंपाउंड बनेगा ये यहाँ पे लिख देता हूँ इस पेन से, क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक नाम, जैसे जनरल नेम होती है ना हर चीज़ के, इसका एक नाम होता है स्लेक्ड लाइम। ये नींबू पानी नहीं है लेकिन नाम इसका नींबू पानी की तरह चल रहा है, स्लेक्ड लाइम। तो अब मेरे को बताओ, ये एक केमिकल कंपाउंड A, दूसरा केमिकल कंपाउंड B, तीसरा बना लिया AB, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस बात को समझना किसी के लिए कोई बड़ी बात है, इजी है, समझ में आ रहा आदित्य पक्का लिखें इन बातों को, समझ में आई बात। तो हेडिंग, और ये चीज़ें भी अगर आप लिखना चाहो तो कहीं साइड में लिख लो, ऐसे ही थोड़ा सा कुछ बना के कि भाई 2n स्क्वायर होता है, तो आप कहीं लिख लो साइड में, आप मे बी फर्दर यूज़ के लिए लिख लो पहले, है ना। और किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 9th में आ सकते हो, आपका स्वागत है ना। और वापस कोई भूल गया हो तो बोले नहीं सर यही पढ़ ले बहुत है ना, बोले जो भूल गए सो भूल गए। चलो कल वो लिख लेना कहीं साइड में, फिर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और हो जाए तो बोल देना कि सर स्टार्ट करो। हाँ कौन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कॉन्फ़िगरेशन। हो गया।
लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, reactions in which two or more reactants combine to form one product, are called combination reaction. फिर लिख लीजिएगा जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म आपको ऊपर दिख रही है, A+B एरो AB, और इसको ब्रैकेट में डाल लो। लिख लिया। फिर लिखिए एग्जाम्पल। कहाँ पे हो? हाँ लिख लो। एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल में पहला एरो लगाए, पहला एरो लगाओ, पहले हेडिंग, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, is burnt in the air, एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑक्सीजन। बर्न्ट, BURNT, बर्न की सेकंड थर्ड फॉर्म, बर्न्ट। इन दी एयर ब्रैकेट में ऑक्सीजन, कॉमा मैग्नीशियम ऑक्साइड is formed full stop in this reaction magnesium is in this reaction मैग्नीशियम बार बार ना लिखना चाहो तो Mg लिख सकते हो, है ना। मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और जो ये पहली इक्वेशन है Mg+O2 एरो MgO लिख लीजिए, पहली फर्स्ट वन। लिख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे, नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कार्बन इज बर्न्ट in oxygen comma CO2 is formed full stop in this reaction carbon is combined with किसके साथ कंबाइन हुआ? ऑक्सीजन। हाँ, तो कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और फिर सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए, C+O2 CO2। लिख लिया। नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम, ठीक है ना। तो आप ब्रैकेट में क्विकलाइम भी लिख लो ताकि याद रहे। हाँ, वो देखो लिखा है ना क्विकलाइम। इसका नाम क्विकलाइम क्यों पड़ा? कोई तो रीजन होगा। हाँ,
बिकॉज क्विकलाइम की एक प्रॉपर्टी विग्रसली रिएक्ट करता है। विग्रसली का मतलब होता है बहुत तेजी से। जैसे ही पानी में आप फेंकोगे ना इसका छोटे से टुकड़े को भी, तो एकदम भभकता हुआ, मतलब जैसे तेल के अंदर कुछ चीज होती है ना, जैसे पकोड़े तलते हैं, वैसे ये करता है, हीट रिलीज करता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया, बड़ा तेज आदमी है ये क्विकलाइम, तो और विग्रसली रिएक्ट करता है, तो क्यों पड़ा इसका नाम? और वो बेचारा स्लेग लाइम पुताई करने के बाद चिपका रहता है दीवार के ऐसे, है ना, तो वो हो गया स्लेग लाइम। चलो लिखो। हाँ, फिनोफ्थिलीन, हाँ, जैसे ये तो कैल्शियम ऑक्साइड तो फिर भी कम करता है। सोडियम और पोटाशियम को देखो, वो तो हवा में पड़े पड़े रूम में रख दो जलने लगेंगे, है ना, रूम टेम्परेचर में। हाँ, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि उनकी जो रिएक्टिविटी है, ये आप आगे बात भी करेंगे, रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स मेटल्स में उनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत रिएक्टिव एटम है, एलिमेंट है ना, तो वो सीरीज है, पूरी बात होगी उधर। चलो अभी के लिए लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली with water to produce स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और फिर जो वो इक्वेशन है CaO प्लस H2O एरो CaOH2 पे पावर 2, दैट इज स्लेग लाइम। लिख लो ये। लिख लिया? तो ये हमने बात करी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अभी अपना डिस्कशन कॉम्बिनेशन का खत्म नहीं हुआ है, कुछ बातें और करनी है। ये एक्टिविटी सब हो जाएगी, जो पढ़ा रहे हैं सब एक्टिविटी सब हो जाएगी ना, जो आपके मतलब अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अपन ऑब्जर्वेशंस, जैसे ये जो आप ये देख रहे हो एक्टिविटी, ये क्या है? जो अभी अपन ने बात पढ़ी वही तो है, ठीक है ना? हाँ, तो वही सब एक्टिविटी है। अब सुनो मेरी बात, हमने पुताई कर दी और उसने क्या फॉर्म किया? पुताई करने के बाद कौन सा कंपाउंड बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहाँ पे रहेगा? आपकी वॉल्स में रहेगा। अब कुछ चीज, लोग संभालो कॉपियों को, सुनो मेरी बात। जो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो आप एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे सपोज हमने अभी पुताई करी, ये चमकता नहीं है, डल रहता है। देखा है ऐसा? जब ये पुताई करते हैं इसको, है ना, देखी नहीं कभी पुताई करते हुए? स्कूलों में होती है ना ऐसे नॉर्मल, तो चूने की पुताई करते हैं तो कुछ जैसे ही मान लो अभी करके गए आप, नहीं चमकी, लेकिन आपने अगले दिन या फिर 2 दिन बाद आए तो आपने देखा यार ये तो एकदम चमकने लगा। तो ऐसा क्या हुआ क्या कि जब उसने कैल्शियम पुताई करने के बाद उसने क्या कंपाउंड बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब 2-3 दिन पड़ा रह जाता है तो ये क्या करता है? एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आता है, ऑब्वियसली बात है, वातावरण के साथ कांटेक्ट में आता है, और जो एनवायरनमेंट में है उसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा? अब खुद रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? CO2, जो अपने एटमॉस्फेयर में होती है। तो अब ये जो CO2 के रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड बना लेता है CaCO3, और साथ में जो वाटर है वो क्या कर जाता है? रिलीज कर जाता है। जो पानी वाला जो कंपाउंड है वो तो मतलब उड़ जाता है एक तरीके से, है ना, रिलीज हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और आप इसको ऑब्जर्व करते होंगे, जब पुताई हो जाती है तो एक पपड़ी सी बन जाती है, और फिर आप क्या करते हो? स्कूल में उसको पेंसिल ले लेके खोदते रहते हो, है ना, तो ऐसे खुदाई का कार्यक्रम चलता रहता है। तो वो जो कंपोनेंट है, जो एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं कौन सी? वो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कार्बोनेट जब भी आता है तो एक पूरी की पूरी लेयर बनाता है ना, यही बात मैंने कही थी कि उसी लेयर को तो हटाते थे। तो ये क्या बन गई, किसकी, कैल्शियम कार्बन। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट कंपोनेंट होता है, यही कंपोनेंट आपके मार्बल में भी मिलता है। तो मार्बल चमकता है, डल होता है, चमकता है ऑब्वियसली। तो क्या ये नहीं चमकेगा, ऑब्वियसली ये चमकेगा। तो ऐसा कितने दिन बाद होता है, 2 से 3 दिन बाद। तो जैसे ही आप करोगे तो साइनी अपीयरेंस नहीं आएगी। तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। दीवारों पे जो पुताई की जाती है, पेंट किया जाता है, ये वाला नहीं, वो पुराने जमाने वाला। कहीं आप सोचो सर बिरला पुट्टी, ये अलग है कॉन्सेप्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब अलग है, वो अभी पढ़ेंगे भी हम। तो ये कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, व्हाइट वॉशिंग का। और किसके साथ रिएक्ट करने के बनाया, CO2, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो हाँ बोलो, ये देखो ऐसे आता है, सुनो, कैल्शियम कंपाउंड है, CO2 है। अब ये क्या करता है कि यहां पे कैल्शियम अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, डायरेक्टली CO के साथ, और अलग से कंपाउंड बना लेगा CaCO3। और जो ये OH है, OH कभी भी OH में अकेला नहीं आता, OH क्या बना लेगा, अगेन H2, मतलब एक हाइड्रोजन को ये ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से या दूसरे कंपाउंड, जब ये टूटता है तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। ये अब आप सोच रहे होंगे सर ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इस पे क्यों नहीं लग रहा, इस पे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा, पूरे के पूरे CO2 से रिएक्ट कर रहा है। बात समझ में आई। इसलिए अगर मैं ऐसे करता C+O2 लगा लो तब सही भी लगेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, CO2, है ना। लेकिन जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही तो होती है, तभी तो बना CO2। लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पूरे के पूरे इसके साथ, इसलिए इसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब CO2 रिएक्ट करेगा, अगर मान लो यहाँ कैल्शियम की जगह और कोई कंपाउंड होता, सपोज Na होता, तो वो किसका, कैल्शियम कार्बोनेट ना बना के सोडियम कार्बोनेट बनाता, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, Na2CO3। लेकिन चल क्या रहा है, पीछे CO3 चल रहा है। तो CO3 आपको जहां भी दिखेगा तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा, CO3। समझ में आई बात। तो ये है व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट लगाइए और फिर लिखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, हाँ, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम produced by, जो इससे पहली वाली इक्वेशन लिखी थी ना, CaO प्लस वाटर, उस इक्वेशन का आगे लिख दो रिएक्शन 1, ऐसे मैथ्स में लिखते हैं ना इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 लिख दो उसे, इक्वेशन 1 तो लिखिए, बना दिया ना, हाँ। अब आगे लिखो प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1, तो ये मैंने रेफरेंस देने के लिए लिखवाया है कि जो पहले में बनी थी वो। समझ में आया क्या बोला मैंने दीक्षित, हाँ। प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1 is used for whitewashing of walls, full stop. Calcium hydroxide reacts अब इधर देखो, ये रिएक्ट्स विग्रसली करेगा या स्लोली करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स किसके साथ करेगा, CO2 के साथ करेगा। बहुत तेजी से करेगा या स्लोली, 2-3 दिन समय क्यों लग रहा है, इट मीन्स स्लोली है। रिग्रेसली होता तो जल्दी हो जाता। तो लिखो रिएक्ट स्लोली विद दी CO2, slowly with the CO2 in air to form a thin layer of
ए थिन लेयर ऑफ calcium carbonate on the walls, full stop. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days, after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish, एक चमकती हुई shiny finish to the walls, to the, हाँ कहाँ पे हो, वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स, शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। और फिर ये जो इक्वेशन है इसको लिख लीजिए, और इसके मेरे को ब्रैकेट में मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, कैसा, ये सॉलिड लिक्विड एक्वस क्या है, एक्वस है, पुताई करें तो एक्वस में हुआ, और ये किस में, एनवायरनमेंट में, गैस में, और ये किस में होगा, सॉलिड में, और ये लिक्विड या फिर एक्वस लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बनेगी पूरी की पूरी पपड़ी बन जाएगी, तो वो किस में होगी, सॉलिड में होगी, समझ में आएगा। H2O तो रिलीज हो गया ना पानी की, जैसे आपने किया, जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो वो तो अपना एक्वस में ही है, वो तो निकल गया पानी, लेकिन वो दीवार पे रुका नहीं, वो तो निकल गया, बह गया, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो होगा तो H2O तो किस में होता है, ऑब्वियसली लिक्विड में ही होता है ना, ठीक है ना, तो एक्वस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात हो रही है ना। आप लिक्विड भी लिख सकते हो H2O के लिए, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, वो उस केस तक एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे अपन मोस्टली सभी में एक्वस लिख रहे हैं, तो यहाँ भी एक्वस, ठीक है ना। और इसको लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट डाल के @ वाइट वॉशिंग रिएक्शन ऑफ वॉल्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले पुताई करने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो यही है। लिख लिया, फटाफट से एक थोड़ा सा टॉपिक को टच कर लेते हैं। अभी कॉम्बिनेशन खत्म नहीं हुए, बस लास्ट डिस्कशन है। इसके अंदर सब हेडिंग डालिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, अब सुनो मेरी बात, लिख ली सबने इक्वेशन, हटा दूं? अभी हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अब इधर देखो सभी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या ये नहीं हो रहा था कि एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड से मिलता है तो तीसरा केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हमने नाम दिया AB। अब एक चीज होती है, उसी का एक सब टाइप है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसे हम नाम दे रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कंप्लीट टाइप्स में नहीं है, ये उसका एक सब पार्ट है। अब ये बात आती है एक्सोथर्मिक, थर्मल, यहां पे टर्म आ रहा है थर्मिक, और थर्मिक टर्म बनता है थर्मल से, किससे। अब ये थर्मल का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, किसी ने सुनाओ। थर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, वेरी गुड। थर्मल जो टर्म है वो जब भी बात होती है हीट की, तो उस हीट को हम कहते हैं थर्मल। जैसे आपने सुना होगा बड़ी बड़ी चीजें कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का टॉपिक होता है ना, थर्मल इंजीनियरिंग है ना, ये मतलब एक डोमेन है ना। तो थर्मल वर्ड जहां भी आ जाएगा तो वो किससे लिंक्ड है, हीट से। तो हीट की स्टडी मतलब थर्मल इंजीनियरिंग या जो भी बात करें थर्मोडायनामिक्स।
तो ये एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि जब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दो केमिकल कंपाउंड मिलते हैं, तो एक प्रोडक्ट बना रहे थे जिसे हमने नाम दिया AB, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर इसी इक्वेशन के साथ क्या ऐसा पॉसिबल हो हीट भी क्या करे, रिलीज करे, तो उस प्रकार की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, रिलीज मतलब निकलना, इवॉल्व होना। तो जो रिलीज होता है उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों सभी के घर पे एलपीजी है? तो जलाते हो तो क्या करते हो, उसके वॉल को ऑन करते हो सबसे पहले, तो गैस निकलती है, फिर क्या देते हो, एक इग्निशन देते हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ ए लाइटर। तो जैसे ही लाइटर ऑन करते हो या माचिस से जलाते हो, आप क्या देखते हो, फ्लेम जलने लगी। तो उस फ्लेम के साथ मतलब जो एलपीजी है एक कंपाउंड है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो क्या रिएक्ट करता है, आपने सॉरी उसको आप हटाओ, मैं लेता हूं थोड़ा सा और इजी लेता हूं, क्योंकि आप फिर बोलोगे सर हमने तो इसमें हीट दी ना। मीथेन गैस आपने ली, मीथेन है ना, या फिर कोई एक ऐसी गैस ली, उसको आपने जैसे ही ऑन किया या जलाया, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या करने लग जाती है, बर्न करने लग जाती है। अब जब वो बर्न होगी, वो हीट एनर्जी लेगी या देगी, देगी। मतलब अगर आप उसके ऊपर बर्तन रख दोगे तो वो गर्म होगा या फिर बर्तन से एनर्जी लेगा, बर्तन को देगा। इट मींस वो एनर्जी को क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। बात समझ में आई? और एग्जांपल लेता हूं। आप क्या करते हो, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, सपोज ये है, इसको मैं जला दूंगा, जलाऊंगा तो कार्बन कंपाउंड है, तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो C+O2 जब भी होगा तो क्या निकलेगा, CO2 भी हमने पढ़ा था। लेकिन एक चीज बात सोचो, वो जब CO2 निकलेगी वो जलने पे निकलती है, तब वो जलने की जब प्रोसेस होगी तो वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, रिलीज करेगी, रिलीज। भाई कोई चीज आप जलाते हो, चूल्हा जलाते हो आप, चूल्हा जो गांव में होता है, लकड़ी कार्बन का फॉर्म है, तो जब उसे जलाते हो तो आपको हीट मिलती है या देनी पड़ती है, सोचो कौन सी हीट आप देते हो। बस एक बार जलाया काम खत्म, फिर तो वो लकड़ी जलती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता जा रहा है और हीट आपको मिलती जा रही है और आपका खाना पकता जा रहा है। इट मींस दीज ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर किसकी कैटेगरी में आती है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक किसका पार्ट है, कॉम्बिनेशन का, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड था, वो रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन की, सपोज अगर जलने वाली इक्वेशन है तो वो फाइनली क्या बोला गया, एक्सोथर्मिक का कॉम्बिनेशन का ही पार्ट हुआ और उसको हमने नाम दिया एक्सोथर्मिक। दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेते हैं। आप लोग हमें बायो में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता, ये रेस्पिरेशन नहीं है। जैसे आपको 8th में डेफिनेशन सिखाई जाती है रेस्पिरेशन की, द ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन ये बहुत अधूरी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ब्रीदिंग की, ना कि रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे नो डाउट लाइफ प्रोसेस में, है ना। क्या होती है कि हम जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है CO2, एक बनाता है वाटर। आपकी बॉडी में क्या है, CO2 निकलती है ना, इसका मतलब क्या निकला, CO2 प्लस वाटर, और साथ में रिलीज होती है एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, जो अपनी बॉडी को रन करवाती रहती है। इसलिए ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? हाँ बोलो। हाँ, डाइजेस्ट होने के बाद ही तो, डाइजेशन भी पूरी प्रोसेस है। डाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, डाइजेशन फाइनल जाके अपन को ग्लूकोज देता है, ऐसे नहीं खाया ग्लूकोज मिल गया ना। लेकिन जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, बीमार आदमी है, ऊपर जाने वाला है, अब उसको इतना कौन प्रोसेस, उसका पेट इतना सक्षम है करने के लिए, तो हम उसको डायरेक्ट ड्रिप चढ़ागी सुई में, और जो वेन है, जो भी आर्टरीज हैं, वेसल्स है, उसमें क्या डाल दिया हमने, डायरेक्ट ग्लूकोज डाल दिया। तो काम खाने का सिस्टम, पेट का सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो भी तो आपने देखा होगा उसको भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लग रही, एनर्जी तो मिल रही है ना, डायरेक्ट ही हमने क्या दे दिया, उसकी वेसल्स में ग्लूकोज दे दिया। तो ग्लूकोज से ही बनी आपकी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगी, एक्सोथर्मिक का होगी। बात में एक्सोथर्मिक है, ये कुछ एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक फटाफट 2 लाइनें लिख लीजिए और फिर सर की जल्दी लिखो। द रिएक्शन इन which heat is released along with the
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और नीचे लिख लीजिए लाइक, जो हमने सबसे बेसिक पढ़ी थी ना क्विकलाइम वाली इक्वेशन, क्विकलाइम प्लस वाटर, वहां भी क्या रिलीज हो रही थी, हीट हो रही थी ना रिलीज तुषार। तो लिख लीजिए लाइक क्विकलाइम प्लस वाटर, क्विकलाइम प्लस वाटर, लिख लिया। तो आज के लिए रखते हैं इतना, थैंक यू।